नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के लिए, विषय आपका हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपको जितने भी प्रश्नों के आंसर होंगे वो टोटल पूरे डिटेल के साथ में बताऊंगा, और किस प्रकार से आपको पेपर करना चाहिए वो भी इसमें बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। इस पेपर के माध्यम से आपके पूरे जो चैप्टर है, पूरी किताब है, उसका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, देखो आपके चार क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है ए बी सी डी या ए बी सीधे में जो आएंगे वो रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था। तो बदलू के आंगन में पेड़ किसका था? आम, नीम, शीशम या अनार। तो यहाँ तो मैंने आपके आगे ये क्वेश्चन का आंसर है दे रखा है, ए मतलब आम का पेड़ था। याद रखना है आपको किसका पेड़ है, आम का है। परंतु आपको क्या है कि यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो प्रश्न संख्या 1 लगा दे। जैसे ये प्रश्न संख्या 1 लगा दी, और ये प्रश्न लिखना चाहे तो लिखें, अन्यथा कोई जरूरी भी नहीं है। और यहाँ पर आप आंसर नाम लिखें और लिख देते हैं आम का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो भी आपके टाइम बच जाएगा और आप आसानी से है उत्तर भी आगे वाले को समझा पाओगे। प्रश्न संख्या 2 है कि लेखक को बस लग रही थी। लेखक है उनको बस किस प्रकार की लग रही थी? तो लेखक को बस है दयनीय लग रही थी। कैसी लग रही थी? दयनीय लग रही थी। तो आपका राइट आंसर है ये दयनीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए, है ना। संत कबीर के अनुसार मनुष्य का मन कैसा होना चाहिए? तो मनुष्य का मन है वो शांत होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर है आपके क्या है? स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी। तो श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा कैसी देखी? तो दयनीय दशा देखी थी। कैसी दशा देखी? दयनीय। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका क्या रहेगा? अ रहेगा। ये चार क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ हो गए। उसके बाद में आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर आपको है एक लाइन का उत्तर देना होता है। कितनी लाइन का? एक लाइन का उत्तर देना होता है। तो एक लाइन यदि आप इसके अंदर लिख देते हैं तो आपका आंसर है क्लियरिटी एकदम श्योर रहता है। तो बदलू का काम क्यों ठप हो गया था? लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां पहनने के कारण बदलू का काम ठप हो गया था। ठीक है ना। तो लाख की चूड़ियों का पहले काम था उसका, उसकी जगह है उसने क्या कर दिया? कांच की चूड़ियां कर दी। तो इस वजह से उनका क्या काम है वो ठप हो गया। प्रश्न संख्या 6 है कि साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं, है ना। तो ये आपके एक देखो जो श्लोक है, श्लोक में से प्रश्न है वो पुटअप किया गया है। तो साधु से क्या पूछना चाहिए? तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, है ना। जाति ने पूछे साधु की पूछ लीजिए क्या, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान जो तो है ना। उनमें से है आपके ये प्रश्न उठाया गया है ना। साधु को क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए हैं? तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए हैं, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या रहा? तिनका। कवि ने भगवान के डाकिए किन्हें कहा है? तो कवि ने भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को कहा है। किसको कहा है? पक्षी और बादल को, है ना। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और बादल भी वो चलते रहते हैं। इस कारण है कवि ने भगवान की डाकिए वो पक्षी और बादल को कहा है। अब आपकी जो प्रश्न है वो लघुत्रात्मक है। लघुत्रात्मक का मतलब ये हुआ कि आपके जो आंसर है, आंसर है 4 या 5 लाइनों में होना चाहिए। 4 या 5 लाइनों में आंसर करते हो तो आपके ये जो टारगेट है लघुत्रात्मक वाला ये कंप्लीट हो जाता है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था ये आपको बताना है। तो इसमें है कि जब बस की दशा ऐसी थी कि उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था, है ना। कैसी थी? बस की दशा जबरदस्ती है बस को चलाया जा रहा था। तो कभी 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 भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी।
या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। इसलिए लेखक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ठीक है, मतलब क्यों समझ रहा था कि बस की स्थिति है वो बड़ी जर्जर थी, तो कहीं ना वो उनका डर रहता कि ये जो बस है किन से टकरा जाएगी, पेड़ से टकरा जाएगी। इस कारण है पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था ये। फिर एक कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहां भी जाता है लोगों को खुशियों का संदेश देता है, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उसके जीवन में आई खुशियां चिरकाल तक नहीं रह पाती। कवि उसे अपनी असफलता मानता है, इससे कवि को दुख नहीं होता है। प्रश्न संख्या 11 है कि अपने गांव लौटकर सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में ये विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूलकर फिर द्वारका तो नहीं आ गया। तो उनके मन में ये विचार आए थे। साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया? तो साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक बन गया। साइकिल किसका प्रतीक बन गया? महिलाओं की व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक बना। इससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। किन्हें? महिलाओं को। वे कहीं भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती हैं। अब आपके व्याकरण का प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके प्रकारों के नाम लिखिए। पहले तो आपको बताना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और फिर बताना है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अपन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश एक संज्ञा है, रमेश के स्थान पर शब्द में लगा रहा हूं वह, तो वह आपका क्या रह गया? सर्वनाम रह गया। ठीक है ना। सर्वनाम के भेद है वो कितने होते हैं? 6। मतलब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, है ना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर बात करते हैं आपके पर्यायवाची शब्द है, आपको याद होने चाहिए। 4 पर्यायवाची, 4 या 5 तो हर किसी के जो इंपॉर्टेंट है उनका याद होना ही होना चाहिए। तो इसमें है आकाश। आकाश के पर्यायवाची क्या है? नभ, व्योम, अंबर और गगन। मतलब आकाश को और किन नामों से जानते हैं? तो नभ भी कहते हैं, व्योम कहते हैं, अंबर कहते हैं, गगन भी कहते हैं। कमल के हैं जलज, पंकज, नीरज और सरोज, है ना। बादल के हैं आपके घन, मेघ, जलद, नीरद। जल के हैं पानी, नीर, वारी और तोय। तो यहां देखो इन दोनों में कुछ समानताएं आपको दिख रही होगी। जिनके अंत में जय है वो तो आपका, इसका अर्थ जय का होता है जन्मना ना, जन्म लेना। जैसे जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल ही होगा। पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मने वाला कौन होता है? कमल होता है ना। नीर का अर्थ होता है पानी, तो जन्मने वाला कौन हुआ? कमल हुआ। और सर का अर्थ होता है तालाब, इसके अंदर जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। तो घन का अर्थ बादल है, मेघ। जल दे का अर्थ है देना, जल को देना, देता कौन है? मेघ देता है, बादल देता है। और नीर, नीर का अर्थ भी क्या होता है आपके? पानी है। दे का अर्थ है देना, तो नीर कौन देता है? बादल देता है। अब मैं प्रश्न निबंधात्मक की तरफ पढ़ता हूं। निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने है, देखिए।
कबीर की साख्या क्या संदेश देती है। तो ये जो बड़े प्रश्न हैं, तो बड़े प्रश्नों के आंसर आप खुद याद कर लेना। प्रश्न आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कबीर की साख्या क्या संदेश देती है, ये आपको बताना है। झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, से क्या तात्पर्य है। पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों कहा गया है, ये भी बताना है। और आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात टीसी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब आपने कक्षा 8 उत्तीर्ण कर ली है और आपको अब 9th के अंदर एडमिशन लेना है, इसलिए अपने प्रधानाध्यापक को क्या करना है, एप्लीकेशन है अर्थात प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, वैसे आप सभी को पता भी होगा सेवा में। और यहाँ पर है आपको श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और यहाँ आपको क्या करना होगा, स्कूल का नाम लिखना होगा जो भी है प्रश्न के अंदर। यदि स्कूल का नाम आता तो वो लिखें। स्कूल किस स्थान पर है तो वो है, यहाँ पर आप स्थान का नाम लिखें। फिर आपको क्या करना है, विषय। जैसे ये क्या है, आपके स्थानांतरण प्राप्ति हेतु है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु, तो इसको तो विषय जो भी प्रश्न से संबंधित होता है वो लिख लें। फिर है आप यहाँ पर लिखे मान्यवर जी, और सविनय नम्र निवेदन है कि, और फिर जो भी आपके प्रश्न से संबंधित विषय होता है वो आप यहाँ पर लिख लें। अब आपके सामने है निबंध। निबंध है 250 शब्दों के अंदर यहाँ लिखने को बोल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी और अनुशासन, जल संरक्षण या दीपावली। तो इनमें से एक पर आपको निबंध लिखना होता है। तो निबंध आपको 3-4 याद होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम के अंदर कौन से निबंध आएंगे उसके लिए स्पेशल आपके वीडियो भी आएगा, और उनमें से एक निबंध आपके 100% आएगा। और निबंध कैसे लिखते हैं उसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। हिंदी की व्याकरण आपके जो भी आती है उनके प्रत्येक टॉपिक का अलग से वीडियो है आपके जरूर आएगा। उस वीडियो को यदि आप देख लोगे तो हिंदी व्याकरण का एक भी प्रश्न है आप गलत नहीं करोगे। तो आज का वीडियो आपको लगा कैसा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।